ज्यादातर आप सब लोगों ने ये सुना होगा कि जो 498 ए का केस महिलाएं करती हैं, वो इसलिए करती हैं कि जिन महिलाओं को अपने ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है, दहेज की डिमांड की जाती है और मेंटली व फिजिकली हैरास किया जाता है, तो वो महिलाएं क्रुएल्टी के ग्राउंड पे 498 ए का केस करती हैं। जो कि अभी हाल ही में एक जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि अगर ससुराल वालों के द्वारा दहेज की डिमांड की जाती है तो उसे हैरासमेंट नहीं माना जाएगा। तो क्या है पूरी कहानी, इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आम केसेस में होता है कि पत्नी के द्वारा झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं, झूठी कंप्लेन की जाती है और इसके बाद पत्नी जो चाहती है वो मनवाने के लिए वो केसेस पे केसेस करती चली जाती है, जिससे कि उसके घर वाले यानी कि जो सास ससुर और उसका हस्बैंड है बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। तो ऐसा ही एक जजमेंट है जिसमें पति व पति के घर वालों को और जो उसके रिश्तेदार है उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। तो इस केस में होता क्या है कि इसमें पत्नी के द्वारा क्रुएल्टी का ग्राउंड बना करके कंप्लेन की जाती है और ये केस पहुंच जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट तक, जिसमें पत्नी जो बात कहती है अपनी वो ये कहती है कि मेरे पति व मेरे ससुराल वालों के द्वारा मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, ये बोल करके कि तुम अपने मायके से 5 लाख रुपए लेकर के आओ, जिससे कि मेरा बेटा यानी कि जो मेरा पति है उसे एक परमानेंट जॉब मिल जाए, जो कि मेरे घर वाले इतने कैपेबल नहीं है कि वो 5 लाख रुपए दे सके। तो जब ये बात मैंने अपने ससुराल वालों को बताई कि हमारे घर वाले यानी मेरे मायके वाले इतना रुपए नहीं दे पाएंगे, तो मेरे जो पति हैं और जो मेरी सास है वो मुझे धमकी देती थी कि अगर तुम इतना रुपए नहीं लेकर के आओगी तो तुमको ससुराल में हम नहीं आने देंगे, तुम्हें हम अपने बेटे के साथ रहने ही नहीं देंगे। और आए दिन उसी रुपए को लेकर के मुझे शारीरिक व मानसिक परेशान करते थे। तो इसमें जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास ये जब मामला गया तो उन्होंने सारे जो फैक्ट थे उन्हें देखा और कुछ चीजें नोटिस की, जिसमें उन्होंने देखा कि पत्नी ने जो एलिगेशन लगाए हैं उसने सिर्फ एक वेग एलिगेशन लगाए हैं, उसमें किसी भी समय का स्थान का कोई भी जिक्र नहीं है कि मेरे साथ किसने क्रुएल्टी की, कब की और कितने समय से कितने समय तक की, या फिर अगर पैसे की डिमांड की तो कब की और कितने समय से वो लगातार करते आ रही हैं। तो ये सारी चीजें जब देखी तो ये नोटिस किया कि ये जो एलिगेशन पत्नी के द्वारा लगाए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ घर वालों को जो ससुराल वाले हैं उन्हें फंसाने के लिए लगाया गया है। दूसरी चीज क्या नोटिस की कि जो आईओ की भूमिका होती है किसी भी केस में या मान लीजिए क्रुएल्टी के केस में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें निर्दोष को बचाया जा सकता है और पुलिस अगर सही से काम नहीं करती है तो जो निर्दोष होता है वो बेचारा फंस भी सकता है। तो इसमें पुलिस ने जो रिपोर्ट कोर्ट में दी आकर के, इसमें ये देखा गया कि पुलिस वाले ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था वो भी प्रॉपर सही ढंग से नहीं किया था। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जहां पर कोई घटना घटित होती है तो वहां के कुछ लोगों से बातचीत की जाती है, वहां इन्वेस्टिगेशन अच्छे से किया जाता है जिससे कि हमें सही से सबूत मिल सके और उन सबूत के आधार पर हम जो लोग उसमें इंक्लूड है उस ऑफेंस में उन्हें हम कोर्ट तक ले जा सके। तो जो पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया था वो सिर्फ जो महिला थी, पत्नी थी, उसके घर वालों से, उसके रिश्तेदारों से सिर्फ बयान लिया गया था। इसके अलावा जहां ये घटना घटित हुई थी वहां पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया था। तो इससे ये भी साबित होता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं किया है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है, अब जैसे कि आपका बेटा है या आपकी बेटी है और सिर्फ
आपके घर वालों से अगर हम पूछे आकर के, तो आप तो यही बोलेंगे ना कि हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छी है, उसके ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे थे। आपको क्या करना था कि आपको जहाँ घटना हुई है उसके ससुराल में, तो ससुराल के आसपास जो लोग रहते हैं, जो नेबर हैं, जो पड़ोसी हैं, उनसे मिलना चाहिए था, उनसे बयान लेना चाहिए था, गवाही लेनी चाहिए थी और प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए था, सही जानकारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। तो ऐसे अगर इस तरह से लापरवाही से अगर इस तरह से ये काम चलता रहा, तो आगे चल करके जो लोग सही होंगे, निर्दोष होंगे, वो ऐसे ही फंसते रहेंगे। तीसरी चीज जो नोटिस की कोर्ट ने, वो ये की कि इन्वेस्टिगेशन में जिन लोगों का नाम एफआईआर में लिखवाया गया था, उन सबके नाम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी लिखा हुआ था, जिसमें से पत्नी के जो ससुराल वाले थे, जिनका जिनका नाम लिखाया था, उनमें से कुछ लोगों के ऐसे नाम थे जो कि वहां रहते ही नहीं थे, जो बहुत दूरी पर रहते थे। तो कोर्ट ने ये नोटिस किया कि ऐसा कौन सा सबूत पुलिस को मिल गया कि उसने सभी के नाम उसमें जोड़ दिए, जो कि कुछ लोग तो ससुराल के आसपास रहते ही नहीं थे, बहुत दूर रहते थे, तो वो कैसे एक पत्नी को परेशान कर सकते थे। तो इस तरह से कोर्ट ने देखा कि पत्नी ने पहली बात तो कोई एविडेंस नहीं दिया था जिससे साबित हो कि उसके साथ क्रुएल्टी की गई है। दूसरी चीज, पुलिस वाले ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। तीसरी चीज, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में, चार्जशीट में जितने लोगों के नाम पत्नी ने एफआईआर लिखवाया था, वो सारे नाम उसमें लिखे हुए थे, जो कि ससुराल से उनका घर काफी दूरी पे था। तो ये सारी चीजें देखते हुए नोटिस किया और ये देखा कि पत्नी ने जो एलिगेशन लगाए हैं ये वेग एलिगेशन है, तो इस आधार पर जो क्रुएल्टी के आधार पर केस किया गया था, उसे पति व पति के घर वालों के ऊपर उसे समाप्त कर दिया गया। तो जो केस का नाम है वो है MM वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आपके ऊपर भी पत्नी आपके घर वाले के अगेंस्ट में, आपके रिश्तेदार के अगेंस्ट में अगर कंप्लेन करती है और आपकी कोई गलती नहीं है, या आपके रिश्तेदार काफी दूर रहते हैं और पत्नी ने जो भी एफआईआर लिखवाई है वो झूठी एफआईआर है, तो आप भी इस जजमेंट के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।